शुरू करें। प्रेस के एक मिनट बैठ जाओ भैया, भाई बंद करो। प्रेस के सभी सम्मानित मित्रों, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिनको कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने गुजरात चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर लगाया है, आज हमारे बीच में है। आपसे रूबरू होंगे। आज हम उनकी मौजूदगी में उनके द्वारा पार्टी का डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, आउटडोर कैंपेन आज से कांग्रेस पार्टी का शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसी सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र गुजरात के आम और अवाम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके बीच जाके हमारी टीमें बात करें, इंटरेक्शन करें उनसे, और वो क्या उम्मीद करते हैं गुजरात में कांग्रेस पार्टी से, उनकी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये करीब 1.5-2 महीने हमारी टीमें पूरे गुजरात में जाएगी। 1500 से 2000 छोटी बड़ी मीटिंग्स करेगी और जिन लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है गुजरात की, उन सुझावों को एक बार रिव्यू करेगी। कांग्रेस पार्टी उनमें से कौन से सुझाव गुजरात की जनता के लिए करने के लिए तैयार है, वो हम मैनिफेस्टो के माध्यम से आपके पास लाएंगे। और मैनिफेस्टो मेकिंग का काम हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय दीपक भाई बावरिया जी को दिया गया है। तो आज इन दोनों कामों की शुरुआत आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा की जा रही है। उसके बाद में गहलोत साहब आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा होर्डिंग्स है, एक सैंपल के रूप में जो डिस्प्ले होगा पूरे गुजरात में, उसकी एक बार आप लॉन्चिंग कर दें। उसके बाद जो मैनिफेस्टो मेकिंग का प्रोग्राम है उसकी भी लॉन्चिंग हो जाए। लाओ भाई, खोलो। ये लो सर, ये सब अलग अलग। अब साथ ही ये मैनिफेस्टो का बोलो सरकार, जनता ही सरकार है, वही माई बाप है। ठीक है।
આજની પ્રેસ વાર્તામાં અમારી સાથે ઉપસ્થિત રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहेब, एआईसीसी નું અમારું આખું સંગઠન, ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ, માન્ય શક્તિસિંહભાઈ, માન્ય ભરતભાઈ, માન્ય સિદ્ધાર્થભાઈ, માન્ય અમિતભાઈ, માન્ય દીપકભાઈ, માન્ય અમીબેન યાજ્ઞિક, માન્ય સોનલબેન, લાલજીભાઈ, रामकिशन ओझाजी, वीरेंद्रसिंह राठौड़जी, उषा नायडूजी, हमारा कार्यकारी अध्यक्ष भाई ललितभाई कथगरा, ऋत्विकभाई मकवाणा, हिम्मतसिंह जी पटेल, हमारा विपक्ष ना नेता भाई सुखराम भाई, शैलेश भाई, डॉक्टर सीजे चावड़ा, हमारा प्रवक्ता भाई मनीष, हेमांग, मनहर भाई अने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना प्रखर प्रवक्ता आदरणीय पवन खेराजी पण अपनी वच्चे हाजर छे। त्यारे हूँ अशोक गहलोत साहेब ने निमंत्रित करीश के साहेब आओ अने गुजरातना पत्रकार भाईओ साथे वार्तालाप करो। नमस्कार। अभी जगदीश ठाकुर जी ने जैसा कहा मुझे आप लोगों से मुखातिब होना है। पहले भी मुझे बहुत अवसर मिले थे आपसे बातचीत करने का। डेमोक्रेसी है, सरकार हमारी बनते बनते रह गई थी उस वक्त में भी। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, गुजरात वासियों का बहुत सहयोग था। लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को जिस रूप में वो अपने आप को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं करता हूँ फिर, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो बोल रहे थे। हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जहां के जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा मैं खुद विकास हूं। तो मैं कहना पड़ा अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी में मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अच्छी बात बोलें। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहां कहां बैठे हुए हैं, कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्टी है, वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर।
पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। अब 27 साल में आप देख रहे हो, और आपसे ऐसा कौन समझ सकता। आप 24 घंटे हम लोगों की तरह ही, हम लोग राजनीति में कार्य करता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समाज सेवा ही करती है। चौथा स्तंभ जो कहलाता है तो ऐसा ही नहीं कहलाता है। आप भी 24 घंटे ही काम देखते हैं, भाई कोई घटना दुर्घटना क्या फैसले हुए हैं, क्या फैसले, क्या फॉल आउट हो गई, तो देखते हैं आप लोग। आप ज्यादा कौन समझ सकता है। 27 साल का इतिहास देखें, आपके पड़ोस में राजस्थान है। कल बात चल रही थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है। गुजरात से कोई आता है, अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती है उसकी। इतनी सड़कें खराब राजस्थान की, हम कहा करते थे। आज उल्टा हो गया है। आप सूरत से बड़ौदा आ जाओ, राजस्थान से आप अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थान की गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति करी है। सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की, पंडित नेहरू के जमाने की, IIT, IIM, एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चिरंजीवी योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं हम लोग। सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ियां हैं। आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। हमने पूरा इलाज IPD फ्री, OPD फ्री, 5 लाख ने 10 लाख का बीमा कर दिया, पूरे प्रदेश वासियों को कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं। वो केंद्र की सरकारी स्कीम है, वो खाली 1/3 आबादी के लिए है खाली। वो SSCC का जो एक सर्वे किया हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए है। हमारी स्कीम में 10 लाख का बीमा है। उसके अलावा भी अगर कोई परिवार में मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, और उसके घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 10 लाख लोगों से 15 लाख लोगों, सरकार उसके लिए अलग से पैसा देगी उस परिवार को, पूरा इलाज फ्री करे। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया हम लोगों ने। और ऑक्सीजन का बीमा साथ जोड़ दिया है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खाता नहीं हो किसी का, तो 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, बरसात आके डूब गए, बह गए, वो भी उसको 5 लाख का बीमा मिल रहा है। इस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसी हमारी कई स्कीम है, वो तो मैं बैठ के नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो फिर घंटों ही लग जाते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको मैं कोई छोटी पुस्तक या लीफलेट बताऊं। आपकी नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान पड़ोस में राज्य है। शिक्षा में हमने क्या नवाचार किया। आपके यहां मैंने सुना 6000 स्कूलों को बंद कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट जो BJP की थी उसने भी ये काम किया। हमने आगे बाबा मर्ज किया उनको स्कूलों। गांव में स्कूल सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेजी स्कूल हमने खोल लिया। आज वहां लॉटरी खोलनी पड़ती थी, भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए। आप जानते हो इंग्लिश का आज 21st सेंचुरी मोबाइल के बारे में क्या महत्व है। हम ही बचपन में खिलाफ थे अंग्रेजी के, हम भी उसमें पीछे रह गए, पर आज जमाना बदल गया है। गांव के बच्चे इंग्लिश बोल रहे स्कूल के अंदर बचपन से ही। आप कल्पना करो 10-15 साल के बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। गांव के बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कई काम हमने किए हैं कि जो रघु समारी तो बोलते रहते हैं हर मीटिंग के अंदर, जगदीश भाई बोलते रहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पर मुझे दुख होता है कि आपके कोरोना आ गया। अब आप बताइए, मोदी जी के राज्य में जहां भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ऑक्सीजन की मारामारी पूरे मुल्क के अंदर थी। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा जी। हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें 350 तो खाली कोरोना को लेके थी। पूरे प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं, IT से गांव तक जुड़े हुए हैं। एक एक चीज को हमने पब्लिक से शेयर किया।
प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया हमारे एक्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। आप सोच सकते हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़ झगड़ के लिए हमने 3 मंत्री को भेजा दिल्ली में, सब कुछ किया। दवाई हमने चार्टर प्लेन से मंगाई बॉम्बे से, एक दिन दिल्ली नहीं होनी चाहिए। 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन फ्री दिए। मॉडल बना भीलवाड़ा का, आपने सुना होगा, पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ। सब कुछ किया और हमें बड़ी आश्चर्य होता, दुख होता था कि आप गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बेड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हावी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हावी हो गया। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ है, तो कम से कम कंट्रोल में रहा। सारे इलाज हमने किए, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में कोई कमी नहीं रहने दी। अस्पताल के डॉक्टर मांगने थक सकते हैं, हमने देते नहीं थका उनको जो उन्होंने जो भी कुछ मांगा था। और यहाँ देखते थे कि एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, उसी के अंदर ड्रिप लग रहा है, पूरा भरा पड़ा था अहमदाबाद मेरे ख्याल से, ये सीन आ रहा था। इलाहाबाद के अंदर गंगा के घाट पे देखें आप क्या लाशों की स्थिति होगी। कहने का मतलब कि हर गवर्नेंस में हमारी सरकार देखिएगा आप, और इनको मौका मिला 27 साल का, उसके बाद में इनकी गवर्नेंस क्या है, पूरी कैबिनेट को इनको बदलना पड़ा 100%। इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सबके सब निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे। तो आपने 3.5 साल रखा ही उन लोगों को, कितना नुकसान हुआ प्रदेश को। तो ये स्थिति में ये प्रदेश आपका चल रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। लंपी बीमारी आई है, गुजरात भी उसमें ग्रसित है, 7-8 राज्य ग्रसित थे। हमने वहां 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने खुद ने करी मुख्यमंत्री स्तर पर। हम लगे हुए हैं, केंद्र सरकारें मांग कर रहे हैं, और मैं इस मौके पर आज पहली बार मांग करूंगा आपके सामने कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करो, क्योंकि गाय माता जो है उसकी जो जिस प्रकार वो तड़प के मरती है बीमारी के बाद में, कोई सोच नहीं सकता। बीमारी होने के बाद में उसको वैक्सीन नहीं लग सकता है, वैक्सीन पहले लगा हुआ तो वैक्सीन नहीं है हमारे देश के अंदर, दवाइयां नहीं हमारे देश के अंदर, अब जाके प्रयोग हो रहे हैं, कब वैक्सीन आएगी मार्केट के अंदर। स्थिति बड़ी खराब है, और अगर फैलती गई तो कोरोना की तरह ये हमारी गायों को, गौवंश को भी तकलीफ देगी। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करते तो राज्यों को भी, केंद्र को भी, जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है उसमें से कुछ मदद मिलेगी और ज्यादा अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये लंपी स्किन की बीमारी बहुत खतरनाक है और करीब 7 राज्यों में फैल चुकी है, राजस्थान में करीब 20 जिलों में फैल चुकी है। गुजरात में मैंने सुना कि बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे भी, इसको लेके भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि बातें करने को बहुत सारी है, पर मेरा मानना आपसे यही है कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर भी इन्होंने देखिए न्याय नहीं किया पब्लिक के साथ में। कोरोना की वैक्सीन जो है बीजेपी दफ्तर में छिपा के रखी गई। बीजेपी दफ्तर सूरत के अंदर उसको डंप किया गया, और सूरत से और बीजेपी दफ्तर से आप बांट रहे हो, उसमें भेदभाव होगा पार्टी के आधार पर, ये कभी होता है क्या? हमने वहां क्या किया, ये बेटा रघु शर्मा जी, हमने 2-3 बार बुलाई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, सबको बुलाया, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीटीपी जो भी थे, बैठ के शुरू में चर्चा करनी हम लोगों से, कोई हम सबको मिलकर लड़ना है इस कोरोना से। ये महामारी सबके लिए विश्व स्तर की महामारी है, ये किया हम लोगों ने। धर्म गुरुओं को बुलाया, उनको जोड़ा, एक्टिविस्ट को जोड़ा, एनजीओ को जोड़ा, पत्रकारों को जोड़ा, और सबके सहयोग से ऐसी फिजा बना दी हमने। प्रदेशवासियों हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए लॉकडाउन के अंदर भी, और मुझे खुशी कहते कि हमारे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए की जो थीम थी, एक तरफ सरकार ने सर्वे करवाया, कोई डेस्टिट्यूट भी है, रात को सो जाते हैं, स्टेशन पे सो जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ठेले वाले होते हैं। जब लॉकडाउन लगे ठेले वाला क्या करे, वो कहाँ भेजे सामान को, उन लोगों की लिस्ट अलग बनाई, सबको 5 बार किस्तों में पैसा भेजा हमने, 5,500 रुपए। और साथ में हमने ये जो आह्वान किया, आप मुझे खुशी कहते हुए, मेरे ख्याल गुजरात में ही कमी नहीं है दानदाताओं की और भामाशाहों की। ये तो आपका प्रदेश तो बरसों से जो है इतिहास गवाह है कि उद्योगीकरण के अंदर भी
भामाशाहों के अंदर भी, दानदाताओं में भी अच्छी अच्छी संस्थाएं यहाँ पर काम करे, किया होगा काम उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने कमी नहीं रखी, आम लोगों ने भी रिस्क लेकर के लाइफ की, क्योंकि कोरोना नहीं था, कितने लोगों की डेथ हो गया बताइए। हमारे अहमद पटेल साहब चले गए, कई लोग चले गए उस वक्त में। तो मैं समझता हूँ हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, उस रूप में कंट्रोल किया। यहाँ बिक रही है, अब बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, इसमें भेदभाव। और आपको शायद जानकारी होगी, बंबई में पकड़ा गए थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस प्रकार से, सरकार के अलावा। तो वहां की सरकार ने जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि ये जो थाने में जाके उनको पकड़ा गया, तो मालूम पड़ा ये भी सुरक्षा ही हुई है बॉम्बे के अंदर। इसका मतलब बीजेपी ने ही काम किया, इसमें भेदभाव किया। और ये मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के राज्य में इस प्रकार अगर दफ्तरों में जाकर के वैक्सीन बांटी गई तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, मेरा मानना है। बाकी तो नोटबंदी, जीएसटी, मर्जिया से बदल रहे हैं, उसके बार बार स्लैब, कितनी तकलीफ हो रही है। आज सब व्यापारी दुखी है, कोई बोल नहीं पा रहा ईडी के दर से। आजकल तो राज ईडी कर रही है, ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है देश के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दी उसके ऊपर। बताइए आप, जो सीबीआई के पास पावर नहीं है वो ईडी के पास आगे पावर। बिना आपके घर में घुस करके आपको अरेस्ट कर सकते हैं, नोटिस दिए हुए, बिना कारण बताए हुए, बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण बताए आपकी संपत्ति सीज कर सकते हैं, बिना कारण बताए हुए। और जो एफआईआर होती है पुलिस में, उसी ढंग के वहां पे दूसरी एफआईआर होती है, कोई नाम दूसरा लंबा उसका, उसकी कॉपी देने की आवश्यकता नहीं उनको। आज थाने में कोई एफआईआर होगी तो आप कॉपी लेने का अधिकार है आपको, संविधान के अंतर्गत भी, वो कॉपी नहीं देंगे आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दी उसके ऊपर। बताइए, ये हालात है, क्या हो रहा देश के अंदर, सब घबरा हुआ, पूरा मुल्क घबरा हुआ है। ये हालात में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ड्रग बहुत चल रही है आपके यहाँ, पकड़ी जा रही है। कल परसों ही 2000 करोड़ की या 2500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, पहली पकड़ी गई थी। तो क्या हो रहा है गांधी के प्रदेश के अंदर? हमें तो गर्व होता है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूरा दुनिया मना रही है अहिंसा दिवस को गांधी के नाम से, जो गांधी गुजरात के थे, हम सबको गर्व है। और उस महापुरुष के प्रदेश के अंदर शराबबंदी खाली कागजों में रह गई है। बिना सरकार की मिलीभगत के, अधिकारियों की मिलीभगत संभव नहीं है कि पूरी तरह शराबबंदी जहां नहीं है ना, उन प्रदेशों की तरह यहां शराब की बिक्री होती है। टेलीफोन करते शराब आराम से घर पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी होने लग गई है। जब मैंने आरोप लगाया तो आपके मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने मेरी आलोचना करी कि मैं बदनाम कर रहा हूं प्रदेश को। मैं बदनाम कर ही नहीं सकता गांधी के प्रदेश को, कैसे बदनाम कर सकता हूं मैं? और सही बात कहता हूं तो आपको उसको एक्शन करना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी करें, हम भी करें। मेरा मतलब ये था कि जो कहां से आती है, पड़ोसी राज्यों से आती है। पड़ोसी राज्य कौन सा? राजस्थान के अंदर आता है, उसके अंदर सब राज्य आते हैं, जहां जहां आते हैं। तो आप अगर आप पर बातचीत भी करें, पहल करें, गुजरात पहल करे, क्योंकि गुजरात तकलीफ आ रहा है शराबबंदी के बावजूद भी। पड़ोसी राज्यों सरकार से बातचीत करें, हम लोगों ने बातचीत की, हम सहयोग करेंगे कि हमारे यहां से शराब कोई कीमत पे नहीं जाए आपके। तो दोनों सरकारें मिलकर ही तो कर सकती है हर जगह पर। कोई इंटरेस्ट नहीं इनका, पता नहीं उनके कितने जो महंगाई, बेरोजगारी इस देश के अंदर। देखिए आप, धर्म के नाम पे राजनीति से आसान चीज कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। हिटलर भी और जो हुए थे आका ऐसे जिन्होंने बर्बाद कर दिया लोकतंत्र को, वहां पे भी धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई थी। जिस देशों के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई, आखिर वहां पर क्या हुआ? लोकतंत्र कायम नहीं रहा वहां पर, आपको मालूम है। वो आप बताइए, यहाँ पर राजनीति धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हो रहा खुल के। मतलब दुस्साहस देखिए आप, आरएसएस बीजेपी का दुस्साहस कहूंगा मैं। इस देश में डेमोक्रेसी 75 साल से कायम है डेमोक्रेसी। देश एक रहा, अखंड रहा। चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर सरदार बेंच ही नहीं शहीद हो गए, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, पर देश को एक व अखंड रखा। लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती है कि इतने बड़े मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है, धर्म, जाति, वर्ग अलग अलग है, तब भी इस मुल्क में
कैसे लोकतंत्र कायम रह गया? पाकिस्तान हमारे साथ आजाद होगा धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर, और दो टुकड़े हो गए। तो अगर हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पाकिस्तान गुजरा हमारे सामने, वो भी एक धर्म के नाम पे अलग हुआ था, और दो टुकड़े हो गए। यार उसके क्यों हो गए? एक धर्म के होते हुए भी हो गए। यहाँ तो अलग अलग धर्म भी, वहाँ भाषाएं अलग थी, बांग्लादेश की अलग भाषा है, वहाँ की अलग भाषा थी, वो भी एक कारण था। तो क्या होगा इस देश के? इतनी भाषाएं हैं, तमिलनाडु वगैरह आपको मालूम है आजादी के बाद से ही लगातार कई तरह की वहां पर हिंदी को लेके, इंग्लिश को लेके कई आंदोलन हुए वहां पर, आत्मदाह लोगों ने किए जमाने के अंदर। आप लोग जो सीनियर बैठे उन सबको मालूम होगा उस जमाने में क्या क्या नहीं होगा। तो ये जो बात आज आ रही है बेरोजगारी की, महंगाई की, कांग्रेस 28 तारीख को, मैं समझता हूँ संभवत 28 को होगा, या शक्ति सिंह जी हमारे बैठे होंगे, इनको मालूम होगा कि डेट फिक्स करके जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर पर रैली करेगी कांग्रेस। राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में अच्छी रैली हुई हमारी। पब्लिक तंग आ गई है बेरोजगारी से, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, और महंगाई की तो जान निकल गई, महिलाएं दुखी हो गई, अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये देश चल रहा है। और बेरोजगारी में आप देखें तो राजस्थान में 3 लाख नौकरी हैं, 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है, 1 लाख 1.25 लाख नौकरियां का प्रोसेस चल रहा है, और 1 लाख नौकरी में अभी और अनाउंस किया बजट के अंदर। और यहाँ मैंने सुना बेचारे जो 25-25 साल से, 20-20 साल से, 15 साल से कर्मचारी बैठे हैं, वो भी टेम्परेरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई आपने कोई सिस्टम बना रखा है, उसके आधार पर आप उनको मतलब चला रहे हो। मेरे ख्याल से वो क्या सिस्टम है, अलग ही सिस्टम है, तो वो सिस्टम अलग ही है, कोई बात नहीं, क्या सिस्टम होगा। तो ये सिस्टम से वो चल रहा है। तो ये मैं कह रहा था आपको कि वो लोग जो है फिक्स वेतन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली आपके यहाँ है, फिक्स वेतन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली आउटसोर्सिंग करके करते। क्या जुल्म हो रहा है, क्या पता नहीं। आपके यहाँ के जो कर्मचारी बेचारे ऐसी परिवार से आते होंगे, क्योंकि ये सक्षम राज्य आपका है फाइनेंशियली भी, तो मैं समझता हूँ यहाँ ज्यादा वो लोग आते होंगे जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होंगे, वो आवाज नहीं उठा पा रहे होंगे उनके। ऐसा कभी होता नहीं है, स्ट्राइक हो जाती है, आंदोलन करते हैं लोग बाग, कर नहीं पा रहे होंगे। ओल्ड एज पेंशन आपने सुना होगा, मैंने लागू की है, ओल्ड एज पेंशन लागू करी राजस्थान के अंदर। आप बताइए, नई पेंशन शेयर मार्केट के आधार पर तय होती है, नई पेंशन। कल्पना कीजिए आप, यूक्रेन का युद्ध भी आ गया, उस पर कौन सा युद्ध आ जाए, जब वो बेचारा 35 साल बाद रिटायर होगा ओल्ड एज के अंदर, तब पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट का उसमें रेट क्या है, उनकी पेंशन उससे लिंक कर दी उन्होंने नई पेंशन को। ये मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ थी, हमने ओल्ड एज पेंशन लागू वापस करी राजस्थान के अंदर। पूरे देश में कर्मचारी वेलकम हो रहा उसका, खाली छत्तीसगढ़ ने किया मेरे बाद में, और करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि केंद्र सरकार खुद नहीं कर रही है। तो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री जी से गुजरात की धरती पर कि आप 27 साल से राज करो, यहाँ पर लोग दुखी हो गए आपके राज से, पब्लिक दुखी है, तो आप मैनेजमेंट करके साम दाम दंड भेज दो। कि आप देख ही रहे हो क्या हो रहा देश के अंदर, क्या सरकारें गोवा के अंदर, मणिपुर में बड़े गर्व के साथ में सीना फुलाए चल रहे दिल्ली के अंदर, कि आपके मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र, राजस्थान को हमने बचा लिया, वरना मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता मुख्यमंत्री रूप में। मुख्यमंत्री को दूसरे होता है यहाँ पर। आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मैं बच गया हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं रहता मुख्यमंत्री के रूप में, और ना मैं बात कर सकता था। तो ये जो है, ये दुआएं थी प्रदेशवासियों की, हमारे एमएलए ने। देखो आप मेरे साथ में बैठे हुए थे एमएलए, 34 दिन तक बैठे थे। बाहर जाओ, होटल के बाहर पहली किस्त 10 करोड़ की थी, वहां 10 करोड़ की पहली किस्त थी, उसको छोड़ के बैठे रहे। इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आपको। बीएसपी के साथी जुड़े मुझसे, 1 रुपया हमने नहीं दिया उनका, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा कभी होता है राज्यों में? इंडिपेंडेंट साथ दिया हमारा एमएलए ने, कोई हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया बेचारों को, फिर भी 4.5 साल से साथ दे रहे हम लोग का। ये गुडविल होती है सरकार की, उसके आधार पर राजस्थान सरकार चलती है। यहां इतना नहीं है कि जीतने के बाद में आप तोड़ रहे हो कांग्रेस एमएलए को। ये गुजरात का मॉडल, गांधी का मॉडल होना चाहिए कि
ये मॉडल कौन सा आ गया, मोदी का मॉडल कौन सा आ गया कि जीत गए आप, मेजोरिटी आपकी है, सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है, तब भी तोड़ करके आप चुनाव करवा रहे हो। 17 में नहीं 12 में ऐसे किया इन लोगों ने। राज्यसभा चुनाव में ऐसे करते हैं, चुनाव पोस्टपोन करवा देते हैं राज्यसभा के लोग। अभी हॉस्टल पूरी नहीं हुई हमारी, हम कैसे पूछ सकते हैं? मालूम है कि इनके साथ हमारे चुनाव पोस्टपोन हो गए थे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हॉस्टल पूरी नहीं हुई थी यहाँ पर सत्य सिंह के चुनाव पे। वही तो कह रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि आप और भरत भाई के चुनाव में वो हॉस्टल रेटिंग पूरी उस वक्त हुई नहीं थी उनकी। वहां पे हमारे वेणुगोपाल जी थे। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर है और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जो हालात है उसको लेके तो आपको हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच रखें आने वाले वक्त के अंदर, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे, सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म समभाव की, यही देश को एक व अखंड रख सकता है। वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो हम नहीं निभा पा रहे मीडिया वाले भी, क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं। इस कोरोना में आप लोगों की तनख्वाहें कम हो गई होगी, कई लोगों की, आप मेरे कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि मालिकों पर इतना दबाव है ईडी का और सीबीआई इनकम टैक्स का कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले जो मुझे ये कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं। इसलिए गोदी मीडिया नाम पड़ा, गोदी मीडिया। बताइए आप, तो ये क्या कर रहे हैं? तो मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो भाई कोई हम पीछे नहीं ले जाना, इनमें कंपटीशन चलता रहता है। हमें ये बहुत धक्के लगाते रहते हैं, मौका लगता है भाई एक दो मेरी भाई दे दो, आप इतनी मेहनत करते हैं। बाकी तो आप जानते हो कि मालिकों की स्थिति जो अलग है, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो मैं खुद इन बातों को महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। धन्यवाद आपका। ईडी में जब करेक्शन हुआ तब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसने इस फाइनेंस के दबाव से पता न चला, इसलिए उसमें ईडी की ये गंभीर जो आपने बोली शर्तों कि एफआईआर नहीं दिखा सकते, वो सब अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश की। तब कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, वो पूरा उसका स्टडी नहीं किया जब कांग्रेस का था। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का एक सर्वे ऐसा बोलता है आप और कांग्रेस साथ होंगे तो ही आपकी सरकार बन सकती है। आप पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ते हैं तो ही हो सकती है। और तीसरा, आपने गाय की बात की, लेकिन भारत सरकार में जो कृषि मंत्री है उसको 4000 करोड़ का बजट दिया है, पर गाय 4 आना, पर गाय 4 पैसे मिलते हैं, पर गाय दीठ 4 पैसे आते हैं। भारत का कृषि प्रधान के पास 4000 करोड़ का बजट, तो ये आएगा ही नहीं। गाय के भाग एक गाय दीठ 4 आने आते हैं, तो उसमें गाय का काम क्या होगा? देखिए, ईडी का याद एक सवाल है, इसमें मेरे ख्याल से 18 के अंदर अमेंडमेंट जो हुए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से कई एक्टिविस्ट ने डिमांड करी है कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, इसके अंदर पुनर्विचार करना चाहिए। ये 18 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट काफी किए हैं, बहुत हार्ड बना दिया उसको, जहां तक मुझे थोड़ा ध्यान है। 18 के अंदर ये अमेंडमेंट के हुए हैं। गहलोत जी विरोध किया था, पर वो विरोध कौन, आप बताइए। मोदी जी के राज में लोकसभा में या अब तो राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी उनकी, कोई विरोध चलता है क्या वहां पर?
गहलोत जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, हेलो। जालोर में जो हादसा हुआ और महिला को जिंदा जला दिया राजस्थान में। देखिए, जालोर की घटना जो हुई है ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अभी मैंने 15 अगस्त के दिन कहा आप साथियों को कि देश के अंदर जो छुआछूत आदमी है देश के अंदर, ये मानवता पे कलंक है ये। और मैंने ये भी कहा आरएसएस बीजेपी को चाहिए, ये हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात तो वही कर रहे हैं, एक तरफा ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उनको पहला काम ये करना चाहिए देश के अंदर। पहले कम से कम शेड्यूल कास्ट के जो हमारे साथी है दलित, वो भी हिंदू ही है, ओबीसी वाले हिंदू ही है, तो पहला काम तो ये करना चाहिए आरएसएस बीजेपी को, इनके आपने भेदभाव मिटाएं, छुआछूत को मिटाएं, और भी भेदभाव होते थे इस तरह के, वो सब मिटने चाहिए। तो हमारी सरकार की सोच ये जो मैं बोल रहा हूं। अब जहां तक बात जालो की बात आई, एक टीचर जो था स्कूल का मालिक था, उनका पार्टनर भी ऑफिशियली अनऑफिशियली एक शेड्यूल कास्ट का ही है। उस स्कूल में 4-5 टीचर शेड्यूल कास्ट के हैं, 20-30-40 बच्चे शेड्यूल कास्ट में पढ़ते हैं। वो जो घटना हुई है उसको क्योंकि जांच चल रही थी, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वहां के दोनों एमएलए जो हैं, एक कांग्रेस का एक्स एमएलए और प्रेजेंट एमएलए बीजेपी का है, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि भाई ये पानी पीने वाले जो पूरे नेशनल डिबेट बन गई है कि आपकी मटकी में पानी नहीं पीने दिया, वहां का बीजेपी एमएलए ही उसको अभी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक बार कोई इश्यू बन जाता है, आज का आईटी के जमाना वायरल हो जाता है, वो फिर इश्यू नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो चलता रहता है। अभी वहां डिबेट, हम कह सकते हैं आपको, कल मैंने आने के पहले एडीजी क्राइम होता है नंबर 1 पोस्ट पे, डीजी की तरह, वो श्रीलंका के खुद हैं, उनको मैंने फिर भेजा है, आप हकीकत कर मालूम करके आओ कि वास्तव में घटना क्या हुई, क्योंकि कई तरह कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। पर हमने उनको जो कोई घटना तो हुई थी आपके गुजरात में, ऊना का केस हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ है उसका, तो कई घटनाएं यहाँ भी होती है, मध्य आपके यूपी में होती है, कहाँ नहीं हो रही है। पर हमने, हमारी गवर्नमेंट वो है, हर एक्शन, हर घटना पे तत्काल एक्शन करती है। हमने कई रिफॉर्म किए पुलिस के अंदर, कुछ 300 दिन लगते थे जांच के अंदर, 50-55 दिन लगते हैं वहां पर। एफआई आपको जान के खुशी होगी, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जहां पर एफआईआर हमने कंपल्सरी कर दी थाने के अंदर। पहले लोग भगा देते थे गरीब लोगों को, बेइज्जती करते थे बोलने के अंदर, अब आपको एफआईआर कंपल्सरी कर दिए, रजिस्टर्ड होगी, वरना एसपी के ऑफिस में होगी। आज वहां पर पहले 15-16 केस आए थे एसपी के ऑफिस में, अब कोई नहीं आता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोएक्टिव के काम कर रहे हैं, हम लोग अरेस्ट कर देते हैं मुलजिम को, यही होता है। एक केस ऑफिसर डायरी का हमारा सिस्टम है, जहां फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करने का, लीगल ऑफिसर साथ लगाने, लेकिन लीगली कोई कमी नहीं रहे कोर्ट के अंदर, ये तमाम एक्शन उठाते हैं। गरीब को मुआवजा कितनी दे दो भले ही, वो मुआवजा पूर्ति नहीं कर सकते उसकी मृत्यु की, हम जानते हैं इस बात को, पर फिर भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने कहा इनको आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्स्ट्रा मदद करवा दीजिए, वो भी करवा दी गई है। हमारे वहां पे शांति बनी हुई है। एक मिनट ललित भाई, एक मिनट चांस आप गौरव भाई, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी है, गौरव भाई, लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी है, बेहतर है, अन्य राज्यों के मुकाबले की बेहतर है वहां पर। एक मिनट ललित भाई, एक मिनट गौरव पूछो।
इस बार कांग्रेस पार्टी भी समय से पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। यस, एक मिनट ललित भाई, एक मिनट। यस, शत्रुघ्न शर्मा। राजस्थान यहाँ पे गुजरात में क्या चुनौती? अब क्या चुनौती? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे इस बात का तो हमेशा दुख रहता है कि गांधी के प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बनी है, जीते हुए लोगों को भी इस्तीफे दिलवाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की जो मॉडल बनाया, मॉडल ये हॉर्स ट्रेडिंग के मॉडल है इनका, बीजेपी का। ये मॉडल हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी नहीं आया है कि मॉडल के रूप में ये पहले ले आते हैं वहां पर गुड़गांव में, मानेसर में 200 लोगों की टीम उनकी फिक्स है। उन्हें ट्रेनिंग दी हुई बकायदा, उनमें बाउंसर भी होते हैं, ठीक है, उनमें उनके कार्यकर्ता भी होते हैं, एक टीम बनाई हुई है। मिस्टर जैन कोई एमएलए है, मध्य प्रदेश लोगों पहले वहां ले गए तो हमारे दिग्विजय सिंह जी ने और जीतू पटवारी हमारे जो पहले प्रभारी थे गुजरात में, ये जाके उनको समझा के वापस लेके आ गए। फिर उनको ले जाया गया वहां पर, बेंगलोर ले जाया गया और सुनते 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए दिए गए। अब कल्पना कीजिए कहां डेमोक्रेसी कहां जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो किया है इन्होंने, खेला किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। आप बताइए, देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करा अभी तक। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 98% पैसा जा रहा है बीजेपी के पास में, डरा के धमका करके जा रहा है पैसा, और बड़ी पार्टी के पास पैसा दे नहीं पा रहे हैं, घबरा के भाई ईडी हमारे घर पहुंच जाएगी। तो आप दोनों का जो फील्ड है इक्वल नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो आप डेमोक्रेसी में बताइए क्या होगा। आज वो स्थिति बन गई है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, कुछ ऐसी अप्रोच हो गई है, उसको पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कम नहीं है। पीएम केयर फंड, अरे पीएम रिलीफ फंड बना हुआ है आजादी के बाद से, सीएम रिलीफ फंड बना हुआ है मेरा। अब मैं अलग से सीएम केयर फंड बना लूं और इंडस्ट्री वालों में चंदा इकट्ठा करके मैं मेरी मर्जी से खर्च करूं, ये क्या भाई कहां की समझदारी है। ट्रस्ट बना दिया 4-5 लोगों का। पीएम केयर फंड जो होता है उसके अंदर बाकायदा सीएनएजी ऑडिट करता है उसका पैसा। पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं कर सकता है, आगे से नहीं पूछ सकते हो। ऐसी ही घटनाएं इकट्ठी इतनी हो गई कि आप भी क्या करो। आप लोग थक रहे हो मुझे मालूम है। आपका मतलब कि साहित्यकार, लेखक, पत्रकार लिखते लिखते बेचारे जो है ना, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं वो थक गए हैं कि कब तक करते जाएंगे। हाँ, समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति देश में बन गई है, क्या करोगे आप। ज्यादा चिंता उसकी मत करो। बात सुनो भाई, इसमें देखो बात सुनो। अरे सुनो, इंदिरा जी के वक्त में भी जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी ना, तो लोगों ने कहा गया और आज कभी वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी जो मजबूत रहे, सुनिए आप, जो मजबूत रहे उस वक्त में पार्टी के अंदर, हम जैसे लोग एनएसयू में थे, हम लोग थे, जिला अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, जो मजबूत रही लीडरशिप देश के अंदर, जो अच्छे दिन आए ना, तो आज जो 40 साल जो देश में केंद्रीय मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं या एआईसी के महामंत्री या बने, पदों पर आए हैं और भी पदों पर आए हैं, वो तमाम वो लोग आए जो मुसीबत में इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। आज ये प्रॉपर टाइम है कांग्रेस के लिए। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, पुराने लोग जो समझदार है, कमिटमेंट वाले लोग हैं, निस्वार्थ नहीं रखते हैं, उनका ही आने वाले वक्त के अंदर इस देश के बचाने में काम आएंगे वो लोग। मैं इसको इस रूप में मानता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि पत्रकारों में अपना परिवार ही मानता हूं हमेशा सब जगह, कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है देश बचाने के लिए।
अगर कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा, देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक सा है, और वो वही है जो संविधान की मूल भावना है। किसी पार्टी के अंदर ये नहीं है। कांग्रेस मूल भावना आवश्यक है देश के लिए। देखिए, ये तो काल्पनिक क्वेश्चन आपका है, आप पार्टी के साथ में, वो तो छोड़िए। और जहाँ अभी चुनाव नहीं बोलने अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। आपने क्वेश्चन बड़ा पूछा, सोच समझ के पूछा, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं समझता हूँ अभी इसके बारे में एक हमारे लिए काल्पनिक क्वेश्चन है, जो अभी तो चुनाव के मैदान उतर रहे हैं, चुनाव शुरू भी नहीं हो रहे हैं, तो ये बात की बात है। दूसरा क्या है? बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू, थैंक यू। मनीष बता दो जम्मा। તમામ મિત્રો પત્રકારો જમવામાં ભોજનમાં જોડાઈએ છીએ।